नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मेरा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की खबरें विस्तार से आपको दिखाएंगे, लेकिन इस वक्त आपको बता दें कि दिल्ली में जेएनयू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वामी विवेकानंद की मूर्ति का अनावरण कर रहे हैं। आपको सीधी तस्वीरें हम दिखाएंगे। इन रिफॉर्म्स को समर्थन भी दिया है। आप सभी तो जेएनयू में भारत की सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था का गंभीरता से विश्लेषण करते रहते हैं। आपसे बेहतर ये कौन जानता है कि भारत में रिफॉर्म्स को लेकर क्या क्या बातें होती थी। क्या ये सच नहीं है? क्या भारत में गुड रिफॉर्म्स को बैड पॉलिटिक्स नहीं माना जाता था? तो फिर गुड रिफॉर्म्स गुड पॉलिटिक्स कैसे हो गए? इसको लेकर आप जेएनयू के साथी जरूर रिसर्च करें, लेकिन अनुभव के आधार पर मैं एक पहलू आपके सामने जरूर रखूंगा। आज सिस्टम में जितने रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं, उनके पीछे भारत को हर प्रकार से बेहतर बनाने का संकल्प है। आज हो रहे रिफॉर्म्स के साथ नियत और निष्ठा पवित्र हैं। आज जो रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं, उससे पहले एक सुरक्षा कवच तैयार किया जा रहा है। इस कवच का सबसे बड़ा आधार है विश्वास, भरोसा। अब जैसे प्रो फार्मर रिफॉर्म्स, उसी की बात कर लें। किसान दशकों तक सिर्फ राजनीतिक चर्चा का ही विषय रहा। जमीन पर उसके हित में कदम सीमित ही थे। बीते 5-6 सालों में हमने किसानों के लिए एक सुरक्षा तंत्र विकसित किया। सिंचाई का बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, मंडियों के आधुनिकीकरण पर निवेश हो, यूरिया की उपलब्धता हो, सॉइल हेल्थ कार्ड हो, बेहतर बीज हो, फसल बीमा हो, लागत का 1.5 गुना एमएसपी हो, ऑनलाइन मार्केट की व्यवस्था ई नाम हो और पीएम सम्मान निधि से सीधी मदद हो। बीते सालों में एमएसपी को भी अनेक बार बढ़ाया गया और किसानों से रिकॉर्ड खरीद भी की गई है। किसानों के इर्द गिर्द जब ये सुरक्षा कवच बन गया, जब उनमें विश्वास जागा, तब जाकर के एग्रो रिफॉर्म्स को हमने आगे बढ़ाया। जो प्रधानमंत्री को आप सुन रहे थे, वो संबोधित कर रहे थे जेएनयू में विवेकानंद की प्रतिमा के अनावरण के साथ साथ वो जो रिफॉर्म केंद्र सरकार ने किए हैं, जिस तरह के काम किए हैं, उनकी जानकारी दे रहे थे। आगे बढ़ते हैं। ग्वालियर से एक बड़ी खबर हमको इस वक्त मिल रही है। एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई की। नकली दूध और मावा बनाने की फैक्ट्री पर दबिश दी। केमिकल और करोड़ों का मावा जब्त किया। मुरैना के अंबाह में कार्रवाई की गई। तो ग्वालियर से बड़ी खबर, एसटीएफ ने कार्रवाई करते हुए नकली दूध और मावा बनाने की फैक्ट्री पर दबिश दी है। केमिकल और करोड़ों का मावा जब्त किया है। मुरैना के अंबाह में कार्रवाई की गई है। नासिर गौरी हमारे साथ जुड़ गए, हमारे सहयोगी। जी नासिर, बताएं।
देखिए, एसटीएफ की ये बड़ी कार्रवाई है। जैसा कि उनको सूचना मिली थी कि मुरैना से लगभग हर रोज जो मिलावटी दूध है दीपावली के त्योहार पर सप्लाई किया जा रहा है, तो आज फिर एसटीएफ ने एक टीम बनाकर छापेमार कार्रवाई की है। अंबा के मुरैना जिले के अंबा में वहाँ सुनील अग्रवाल का गोदाम था, वहां पर कार्रवाई की है। तो वहाँ कई जो केमिकल्स है और जो सामान है नकली दूध बनाने का, वो कई बड़ी मात्रा में बरामद किया गया है। एसटीएफ के मुताबिक ये जो सामग्री है उसकी जो कीमत है लगभग करोड़ों रुपए का जो माल है वो जब्त किया है। उनके मुताबिक यहाँ से दूध बनाने का काम किया जाता था, नकली दूध का बनाने का काम किया जाता था, और प्रदेश के साथ साथ अलग अलग जो हिस्से, मध्य प्रदेश के साथ साथ अलग अलग हिस्सों में इसको भेजने का भी काम किया जाता था। क्योंकि ये मुरैना का जो अंबा जिला है वो राजस्थान से भी टच होता है और उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के भी कई जिलों में ये नकली दूध बनाकर भेजा जाता था। तो कहा जा सकता है कि ये बड़ी कार्रवाई है। और आपको ये बताना चाहेंगे कि ये जो सुनील अग्रवाल के यहाँ पर जो कार्रवाई हुई है, इससे पहले भी यहाँ पर कार्रवाई हो चुकी है। जब कमलनाथ सरकार का शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाया था, तो सबसे बड़ी कार्रवाई वो जो देखने को मिली थी मुरैना जिले में, वो सुनील अग्रवाल के यहाँ पर ही कार्रवाई देखने को मिली थी। लेकिन उसके बाद ये उसका कारोबार थम गया था। लेकिन फिर जब अचानक सरकार की अदला बदली हुई और फिर जब ये दीपावली का त्योहार आया, तो ऐसे में बड़ी मात्रा में नकली दूध बनाने की जो कार्रवाई थी सब वो की जा रही थी। और उसी को लेकर जब एसटीएफ को सूचना लगी तो एसटीएफ ने इस स्थान पर छापेमार कार्रवाई की है। वहां से बड़ी मात्रा में नकली दूध बनाने वाला जो सामग्री है, जो केमिकल्स है, वो जब्त किया गया है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी डिटेल के लिए। मुरैना के अंबा में कार्रवाई की गई, पहले भी जहां दबिश दी गई थी शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत, वहीं अब एक बार फिर से दीपावली के पर्व पर मिलावटी दूध की एक बड़ी खेप यहां से न केवल बरामद की गई बल्कि उसको बनाने का काफी सारा सामान भी जब्त हुआ है। और इंदौर से बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। आज नहीं हो सकेगी कंप्यूटर बाबा की रिहाई, जमानत देने वाले एसडीएम का ट्रांसफर हो गया है। मलारगंज एसडीएम राजेश राठौर को हाथोद भेजा गया है। पराग जैन को मलारगंज का एसडीएम बनाया गया है और पराग जैन ने अब तक चार्ज संभाला नहीं है। तो राहत तो मिली लेकिन फिर भी राहत नहीं मिल पाई। आज कंप्यूटर बाबा की रिहाई नहीं हो पाएगी। जमानत देने वाले एसडीएम का ट्रांसफर हो चुका है और जो एसडीएम आए हैं वो अब तक उन्होंने अपना पद ग्रहण नहीं किया है, चार्ज नहीं संभाला है और इस वजह से आज रिहा नहीं हो पाएंगे कंप्यूटर बाबा। दीपक यादव जुड़ गए इंदौर से हमारे साथ में। जी दीपक, अपडेट दीजिएगा। देखिए पुनीत, कंप्यूटर बाबा की मुश्किलें इतनी जल्दी कम नहीं होगी और जिला प्रशासन ने जो नया पेज फंसाया है उसके बाद से तो माना जा रहा है कि दिवाली के बाद ही अब कंप्यूटर बाबा सेंट्रल जेल से बाहर आ पाएंगे। दरअसल मल्लारगंज एसडीएम जो राजेश राठौर थे उनकी तरफ से जमानत दे दी गई थी, लेकिन उनका प्रभार बदलकर उन्हें हाथोद का एसडीएम बना दिया गया। और जो नए एसडीएम है पराग जैन, जिन्हें मल्लारगंज का एसडीएम बनाया गया है, उन्होंने अभी तक चार्ज नहीं लिया है। और बोर्ड खाली होने की वजह से जो कंप्यूटर बाबा के वकील थे, बैंक सॉल्वेंसी जो बैंक गारंटी लेकर पहुंचे थे, वो दस्तावेज जमा नहीं हो पाए और इसी वजह से अब रिहाई के जो ऑर्डर हैं वो जारी नहीं किए गए और बाबा को है आज उनकी रिहाई नहीं हो पाएगी। और आगामी 2 दिनों में छुट्टियां भी हैं, जिसकी वजह से माना जा रहा है कि जो नए एसडीएम है वो संभवतः दिवाली के बाद ही चार्ज लें और जिस वजह से 2 दिनों तक भी अब बाबा को रिहाई का ऑर्डर नहीं मिलते हैं तो बाबा को अब सेंट्रल जेल में ही रहना होगा। लेकिन अब देखना होगा कि कल बाबा के वकीलों की तरफ से जिला कोर्ट में गुहार लगाई जाती है, किस तरह की याचिका दायर की जाती है, जिसके बाद आगे की स्थिति साफ हो पाएगी। लेकिन फिलहाल अगर हम कहें तो बाबा आज जेल से छूटेंगे नहीं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो इंदौर से बड़ी खबर, आज बाबा रिहा नहीं हो पाएंगे और लगता नहीं कि दीपावली के पहले संभव हो पाएगा। पराग जैन जो नए एसडीएम हैं जिनको चार्ज लेना था, उन्होंने अब तक चार्ज नहीं लिया है। मध्य प्रदेश के 28 सीटों पर उपचुनाव के बाद अटकलें लगाई जा रही थी कि जल्दी ही मंत्रिमंडल विस्तार होगा, लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इन अटकलों को खारिज कर दिया। ये स्पष्ट कह दिया कि अभी विस्तार की कोई योजना नहीं। मुख्यमंत्री ने भोपाल के मिंटो हॉल में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के 2023 रोड मैप का विमोचन करते हुए ये बात कही। इस मौके पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा समेत कई मंत्री मौजूद रहे। नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत भी वर्चुअल तरीके से इस कार्यक्रम का हिस्सा रहे। अभी कोई योजना नहीं। प्रधानमंत्री जी हमारी प्रेरणा है, हमारे प्रकाश स्तंभ है, हमारे मार्गदर्शक हैं। आत्मनिर्भर भारत उन्होंने उस समय एक मंत्र दिया था।
आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की जो हमारे संकल्पना है, जिसको हम नीचे जमीन पर उतारने का काम कर रहे हैं, संगठन और जनता इसको मिलकर करें। इसलिए हम ग्राम पंचायत स्तर पर भी हम समितियां बनाएंगे जो क्रियान्वयन में योगदान भी करेगी और इसकी मॉनिटरिंग भी करेगी। और भोपाल का रुख करते हैं, हमारे सहयोगी राकेश चतुर्वेदी इस वक्त हमारे साथ में जुड़े हैं। राकेश, काफी सारे लोगों को उम्मीद थी मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर, काफी सारे लोग इंतजार कर रहे थे, अपने इलाके को प्रतिनिधित्व देने की मांग कर रहे थे, लेकिन अब स्पष्ट है कि अभी फिलहाल नहीं होने वाला विस्तार। देखिए पुनीत, जो सीएम शिवराज सिंह चौहान का ये कह देना कि फिलहाल मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होगा, दरअसल इस पूरे समीकरण को समझें तो अभी पूरी तरह से जो फोकस है दिवाली पर है, और दिवाली के त्यौहार में अब ज़्यादा वक्त नहीं है, महज 2 दिन का समय शेष है, और जो अब पूरी कसरत होगी वो दिवाली के बाद होगी। लेकिन इस बीच हम बात करें जो 2 महत्वपूर्ण मंत्री जो कि अब पूर्व मंत्री हो चुके हैं, हम बात कर रहे हैं गोविंद सिंह राजपूत की और तुलसीराम सिलावट की। ये वो 2 चेहरे हैं जिनका मंत्री बनना भी तय है, और ये वो चेहरे हैं जिनको जल्द से जल्द मंत्री बनाया जाना के लिए भी लगातार जो है लॉबिंग शुरू हो चुकी है। और जो सिंधिया है, ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनके साफ तौर पर जो इशारा है, और सिंधिया ने जिस तरह से जो अंदरूनी तौर पर चर्चा की है, इन दोनों का सबसे पहले जो मंत्रिमंडल की शपथ होना जल्द होगी। लेकिन इस बीच जो लगातार कवायद चल रही थी और ये माना जा रहा था कि दिवाली से पहले मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है, और वो चेहरे भी लगातार बीजेपी दफ्तर के साथ सीएम शिवराज सिंह चौहान के निवास पर पहुंचने लगे थे, जो कि मंत्रिमंडल के दावेदार हैं। इस बीच शिवराज सिंह चौहान ने ये कहकर ये साफ तौर पर कह दिया है कि दिवाली से पहले कुछ नहीं होने वाला। लेकिन हम ये बात करें कि दिवाली के बाद लंबे समय तक इसको क्या खींच पाएंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान, ऐसा कहना अभी थोड़ा जल्दबाजी होगा, क्योंकि लगातार जो दावेदार हैं उनका जो आना जाना शुरू होगा। इसके साथ ही तमाम समीकरण देखना पड़ेंगे। दरअसल अब बीजेपी में जातिगत और क्षेत्र समीकरण के साथ जो अलग अलग बड़े दिग्गज नेता हैं, उनके जो प्रतिनिधि हैं, उसके लिए मंथन करना होगा। तो फिलहाल हम बात करें मंत्रिमंडल विस्तार में 8 से 10 दिन का समय लग सकता है, क्योंकि वो तमाम चेहरे निकालना होंगे जो जिनको कि मंत्रिमंडल बनाए जाने जरूरी है। इसके साथ ही जो नाराज नेता हैं उनको कहाँ एडजस्ट किया जाना है। तो दिवाली के बाद करीब 4 से 5 दिन में इस पूरे मंथन में लग जाएगा, और दिल्ली की हरी झंडी के मिलने के बाद ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। तो ये शिवराज सिंह चौहान का कह देना कि फिलहाल मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होगा, इसको हम कह सकते हैं कि 8 से 10 दिन तक फिलहाल जो है मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होने वाला। लेकिन दिवाली के बाद इस पर मंथन शुरू हो जाएगा, इस पर जो है चर्चा शुरू हो जाएगी, और तमाम जो नेता, हम ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें, क्योंकि उनके 3 मंत्री हार चुके हैं, ऐसे में वो अपनी तरफ से 1 से 2 मंत्रियों के जो उनके विधायक हैं जो कि जीते हुए, उनको चेहरा सामने रख सकते हैं। इसमें सबसे एक प्रबल चेहरा है रक्षा सरवनिया का है। वो चूंकि इमरती देवी हार चुकी है, तो रक्षा सरवनिया का नाम जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया की ओर से आ सकता है। वहीं जो शिवराज सिंह चौहान जिनको पहले मंत्री बनाना चाह रहे थे, हम तमाम चेहरों की बात करें, चाहे वो रामपाल सिंह हो, संजय पाठक हो, राजेंद्र शुक्ल हो, इन चेहरों को लेकर भी शिवराज सिंह चौहान अपनी जो है नाम हाईकमान तक रखेंगे। इसके साथ ही संगठन के स्तर पर भी देखना होगा कि संगठन क्या चाहता है, और जातिगत और क्षेत्रीय समीकरण, ये वो तमाम चीज़ें हैं जिसको लेकर बीजेपी में अभी लंबा मंथन होना शेष है। तो यहाँ ये कह सकते हैं कि करीब 1 सप्ताह बाद जो मंत्रिमंडल विस्तार की स्थिति स्पष्ट हो पाएगी, और शायद शिवराज सिंह चौहान ने जिस तरह से कहा है कि फिलहाल मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होने जा रहा है, उनका आशय यही होगा। लेकिन जो ऐसे तमाम दावेदार हैं, वो बड़े नेता जो कि मंत्री बनाना चाह रहे हैं, और वो नेता जो कि मंत्री बनना चाह रहे हैं, फिलहाल जो है वो जरूर इस बयान के बाद उन्होंने राहत की सांस ली, और ये माना जा रहा है कि अब जो कुछ होगा वो दिवाली के बाद ही होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया राकेश आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो जैसा राकेश बता रहे हैं कि उन नेताओं को ज़रूर झटका लगा है जिन्होंने फौरन सरकार के स्थायित्व प्राप्त करते ही फिर से एक बार संगठन की दौड़ लगानी शुरू कर दी थी, क्योंकि वो चाहते थे कि उनको उनके इलाके को प्रतिनिधित्व मिले, मंत्रिमंडल में जगह मिले। सांवेर उपचुनाव में भाजपा को मिली ऐतिहासिक जीत के बाद अभी से भाजपा विधायकों ने नगरीय निकाय चुनाव की तैयारी तेज कर दी। कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करने के लिए जीत के बाद लगातार भाजपा कार्यकर्ताओं का सम्मान किया जा रहा है। उपचुनाव में इंदौर के सभी भाजपा विधायकों को सांवेर में तैनात किया गया था। भाजपा युवा मोर्चा की कमान भाजपा विधायक आकाश विजयवर्गीय को दी गई। चुनाव जीतने के बाद आकाश विजयवर्गीय ने अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान किया। वहीं चुनाव में अपनाई रणनीति का खुलासा करते हुए बताया कि प्रत्येक बूथ पर 10-10 युवाओं की एक स्पेशल टीम बनी थी, और प्रत्येक टीम के सदस्य को 10-10 व्हाट्सएप ग्रुप बनाने का टास्क था।
ताकि लोग तक भाजपा अपनी बात पहुंचा सके और इसी स्पेशल टीम को बाद में सेक्टर में बांटकर इनकी भाजपा के बड़े नेताओं के साथ बैठक कराई गई। माइक्रो मैनेजमेंट का फायदा बीजेपी को जनता तक पहुंचने में हुआ है। देखिए, हम लोगों ने हर बूथ पे 10-10 युवाओं की टोली बनाई थी। सबसे पहले तो उनसे निवेदन किया था कि वो हर बूथ से लगभग 100 लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप्स में जोड़ें। कुल मिला के अपनी जो बात थी वो जनता तक पहुंचाने में हम लोग सफल हुए और इस वजह से भारतीय जनता पार्टी जीती। मध्य प्रदेश के 28 सीटों पर हुए उपचुनाव में मुख्य चुनाव की तुलना में नोटा का वजूद घटा है। 2018 में विधानसभा चुनाव में इन 28 सीटों पर 43,000 लोगों ने नोटा का बटन दबाया था, जबकि उपचुनाव में इन सीटों पर नोटा के खाते में सिर्फ 37,000 वोट पड़े। 2018 में सबसे ज़्यादा सुबासरा और अनूपपुर के मतदाताओं ने नोटा का बटन दबाया, जबकि इस बार सबसे ज़्यादा नीपानगर और बदनावर में सबसे ज़्यादा नोटा समर्थक मिले हैं। इन दोनों विधानसभाओं में 5,000 लोगों ने नोटा का बटन दबाया। जबलपुर हाईकोर्ट ने प्रदेश में सांसदों विधायकों के आपराधिक प्रकरणों के मामले में अपना फैसला सुना दिया। हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि सांसदों विधायकों के मामलों की 1 महीने के भीतर सुनवाई पूरी कर ली जाए। सांसदों विधायकों के प्रकरणों की सुनवाई के लिए गठित भोपाल की स्पेशल कोर्ट को हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि अगर उसे सुनवाई के दौरान किसी तरह की दिक्कत आती है तो हाईकोर्ट से मार्गदर्शन लेने के लिए स्वतंत्र हैं। साथ ही हाईकोर्ट ने भोपाल की स्पेशल कोर्ट को 11 दिसंबर तक आदेश के पालन की रिपोर्ट पेश करने का आदेश भी दिया है। मध्य प्रदेश में 15 सांसदों विधायकों के खिलाफ 192 आपराधिक प्रकरण हैं जो पेंडिंग हैं। स्पेशल कोर्ट को 1 महीने में सुनवाई पूरी करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने बीते 16 सितंबर 2020 को देश के सभी हाई कोर्ट्स को सांसदों विधायकों के खिलाफ लंबित प्रकरणों की सुनवाई तेज करने के निर्देश दिए थे। एक बड़ी खबर देवास से, सीमेंट से भरा ट्रॉला पलट गया है और इसके नीचे कार दब गई है। कार में 4 लोगों के होने की आशंका है। एक बड़ा हादसा है। दबे लोगों को निकालने की कोशिश जारी है। भोपाल रोड पर खटाबा के पास में ये हादसा हुआ है। तो कार में 4 लोग दबे हो सकते हैं। एक ट्रॉला जो सीमेंट से भरा हुआ था वो पलट गया, कार उसके नीचे आ गई। कार में संभवतः 4 लोग हैं। पूरा एक भरा हुआ ट्रॉला पलटा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखें। देवास में हादसा हुआ है। सीमेंट से भरा ट्रॉला पलट गया, ट्रॉले के नीचे कार दबी है और कार में 4 लोग हो सकते हैं, इस तरह की आशंका है। प्रयास जारी है। भोपाल रोड के ऊपर हादसा हुआ है। मोनीश वर्मा हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ में। जी मोनीश, बताएं क्या स्थिति है अभी वहाँ? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा, ये एक बड़ा घटनाक्रम आज त्योहार के चलते देखने को मिला है। यहाँ पर सीमेंट से बड़ा एक ट्राला यहाँ पर खटांबा का जो क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र, ये आगरा बॉम्बे नेशनल हाईवे की घटना है, जहाँ पर एक ट्राला पलटी खाया है। शाम 6 बजे के बाद ये घटनाक्रम यहाँ पर देवास में बड़ा एक देखा जा रहा है। इसमें एक गाड़ी भी नीचे दबे होने की आशंका थी। अब बहरहाल अब इस गाड़ी को निकाला जा रहा है जो पूरी तरह से दब चुकी है। अब इसको काट के जो व्यवस्थाएं बनाई जा रही है उसमें ही पता पड़ेगा कितने लोग हैं। अनमुलन यहाँ पे 4 लोग बताए जा रहे हैं जो उस कार के अंदर थे और इस ताले के नीचे दब चुके थे। तो क्या कुछ अनुमान लग पा रहा है? कोई आवाजों से, बातों से कुछ अनुमान लग रहा है क्या उनकी क्या स्थिति है? सर वो तो बिल्कुल उनकी मौत हो चुकी है। अगर ये लोग इस कार के अंदर, ये नहीं बोल सकते हैं 4 थे या 3 थे या 5 भी हो सकते हैं, लेकिन जो भी मौजूद थे उनकी मौत होना संभव है क्योंकि पूरी गाड़ी यहाँ पे दब चुकी है और उसी की वजह से जिला प्रशासन पूरा लगा हुआ है किसी तरह से यहाँ पर व्यवस्थाओं को बनाने में। आप देख सकते हैं विजुअल के माध्यम से भी यहाँ पर एक तरीके से बहुत मतलब शौक का माहौल भी देखा जा सकता है। पूरे ग्रामीण लोग यहाँ इकट्ठे हो चुके हैं। ग्रामीणों की मदद से ही उस इतने बड़े ट्राले को किसी तरह से बनाने में कोशिश की जा रही है। चलिए आप नजर रखिए। तो एक दुखद हादसा हुआ है त्योहार की शुरुआत में। एक ट्रॉला जो सीमेंट से भरा हुआ था पलटा, कार उसकी चपेट में आ गई। कार में ये आशंका व्यक्त की जा रही कि 3 से 4 लोग हो सकते हैं और कितना नुकसान है, क्या वे जीवित हैं, क्या उनकी जान बच पाई है, ये एक बहुत बड़ा संदेह है। लेकिन जो स्थिति है उसे संभालने की कोशिश ग्रामीण अपने स्तर पर अब भी कर रहे हैं।
तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।